हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की हिस्ट्री की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास 6 कंप्लीट हो चुका है, क्लास 7 भी कंप्लीट हो चुका है, क्लास 8 की बुक के 3 लेसन भी पढ़ चुके हैं। तो आज ये चौथा लेसन है, आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। अच्छा लेसन है, इससे 1-2 प्रश्न बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ओल्ड प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, न्यू प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। तो आप लोग न्यू वाली देख लीजिए, आपको वहाँ पर सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। और जियोग्राफी भी मैंने कंप्लीट पढ़ा दी है क्लास 6 to 8, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्योंकि सभी प्रश्न जो है NCERT से ही बनते हैं और प्रीवियस ईयर के भी मैंने सभी प्रश्न करवा दिए हैं। तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। लिखा है 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड के छोटा नागपुर के जंगलों और गांव में घूमते देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकुओं यानी बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। तो ये वही बिरसा मुंडा हैं जिनके बारे में पढ़ाया जाता है, प्रश्न भी पूछा जाता है। आगे लिखा है बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। तो आपको ये भी याद रखना है, प्रश्न यदि पूछा जाए कि मुंडा जो जनजाति है वो कहाँ पर निवास करती है, तो छोटा नागपुर में निवास करती है, ये आपको याद रखना है। आगे लिखा है बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उरांव भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था? जिन्हें दीकू कहा जा रहा था, वे बाहरी लोग थे। वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाकों के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। तो बिरसा जो है इन समस्याओं को हल करना चाहते थे जो यहाँ पर लिखी हुई हैं। आगे लिखा है पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। ज्यादातर कबीलों के रीति रिवाजों और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थीं। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। यानी आर्थिक और सामाजिक फर्क तो था, लेकिन जाति के अनुसार ये लोग नहीं बटे हुए थे। जो एक कबीले के लोग थे, एक कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे। अब लिखा है कि जनजाति समूह किस तरह जीते थे, यानी ये किस तरह अपना जीवन निर्वाह करते थे, उसके बारे में लिखा है। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ झूम खेती करते थे। तो झूम खेती से प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे ध्यान से समझ लीजिए। प्रश्न इससे सीधा भी पूछा गया है, प्रश्न इससे कथनों में भी पूछा गया है कि झूम खेती के विषय में कौन से कथन सत्य हैं। तो इसे ध्यान से समझ लीजिए कि झूम खेती क्या है। उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घूमंतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे।
इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटास होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट कर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। जहां से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक परती पड़ी रहती थी। तो झूम खेती के विषय में आपको ये याद रखना है कि एक भूखंड पर जो भी घास और खरपतवार होता था उसे काट कर वहीं जला दिया जाता था और राख को उसी भूमि में छिड़क दिया जाता था। उसके बाद कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच दिया जाता था और बीज जो हैं खेत में बिखेर दिए जाते थे। उन्हें ना तो रोपा जाता था और ना ही खेतों को जोता जाता था। उसके बाद क्या करते थे ये लोग, फसल तैयार हो जाती तो उसे काट लेते और उस जगह को खाली छोड़ दिया जाता। फिर इसी प्रकार किसी दूसरे भूखंड पर खेती की जाती। अब यहाँ पर एक शब्द प्रयोग हुआ है परती। तो परती क्या होता है? कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन, ताकि मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए। आगे लिखा है घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतु खेती कर सकते थे। आगे लिखा है कुछ शिकारी और संग्राहक थे, यानी कि कुछ तो घुमंतु खेती करते थे, अब उनमें से कुछ शिकारी थे और कुछ संग्राहक भी थे। तो इसी के बारे में लिखा है बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते और जो हाथ लगता उसे आपस में बांट लेते। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते। अब साल और महुआ क्या है इसके बारे में ऊपर लिखा हुआ है। साल एक पेड़ है और महुआ एक फूल है जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसी के तेल का इस्तेमाल करते खाना में। आगे लिखा है इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीजों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। आगे लिखा है इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? तो कई बार तो चीजों की अदला बदली से काम चल जाता था, यानी ये किसी चीज को देते बदले में उनसे अनाज ले लेते थे, क्योंकि ये जंगलों से जड़ी बूटियां और भी सामान इकट्ठे करते थे और बाजारों में उन्हें बेचते थे। तो कई बार ये सामान की अदला बदली भी कर लेते थे। आगे लिखा है वे अपने कीमती वन उत्पादों के बदले जरूरत की चीजें ले लेते थे। कई बार उन्हें जरूरी चीजें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांवों में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी करने के लिए ज्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। ये बात आपको याद रखनी है कि मध्य भारत के जो बैगा लोग थे ये लोग क्या कहते थे कि हम जंगल की संतान हैं और दूसरों के लिए ये मजदूरी करना अपने लिए अपमान की बात समझते थे और ये जंगल की उपज पर ही जिंदा रहते थे। ये किसी की मजदूरी नहीं करते थे। यहाँ पर इस नक्शे में
भारत में कुछ आदिवासी समुदायों के इलाके दिखाए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। भोटिया, सहरिया, भील, ये आदिवासी इलाके हैं। गोंड, बोंडा, संथाल, मुंडा, उराव, ये सभी आदिवासी इलाके यहाँ पर दर्शाए गए हैं। आगे लिखा है, जो चीजें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीजें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीजें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे, लेकिन उसका ब्याज बहुत ज्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे, क्योंकि जो व्यापारी होते ज़्यादा कीमत पर सामान बेचते और जो उन्हें ब्याज कर्ज दिया जाता उसका ब्याज भी ज़्यादा होता। तो जो आदिवासी थे वो कर्ज और गरीबी में दबे जा रहे थे। तो वो लोग क्या मानने लगे कि ये जो महाजन और व्यापारी हैं ये बाहरी शैतान है और ये उनकी सारी मुसीबतों की जड़ हैं। यहाँ आप इस चित्र को देख लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है, डोंगरिया कंद कबीले की औरतें पंडानू की पत्तियां इकट्ठा करके ला रही हैं। इन पत्तियों से पत्तलें बनाई जाएंगी। तो ये महिलाएं हैं, ये पत्तियां इकट्ठा करके ले जा रही हैं, फिर इनकी पत्तलें बनाई जाएंगी। अब लिखा है, कुछ जानवर पालते थे, यानी कुछ जानवर भी पालते थे। कुछ शिकारी संग्राहक थे, कुछ घुमंतू खेती करते थे, अब कुछ जानवर भी पालते थे। उनके बारे में लिखा है, बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लवाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गड़रिये थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। अगले साल इतिहास की पाठ्य पुस्तक में आप उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो अभी आपको क्या याद रखना है कि कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गड़रिये थे और कश्मीर के बकरवाल जो थे बकरियां पालते थे, और पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया ये समुदाय क्या करते थे, गाय और भैंस के झुंड पालते थे। तो इसमें विस्तार में आगे वाली क्लास में पढ़ाया जाएगा, अभी आपको इतना ही पढ़ना है। आगे लिखा है, कुछ लोग एक जगह खेती करते थे, यानी कुछ घुमंतू खेती करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। कुछ संग्राहक और शिकारी थे, कुछ जानवर पालते थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो एक निश्चित जगह पर खेती करते थे। तो अब उनके बारे में लिखा हुआ है। लिखा है, 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजाति कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज्यादा ताकत जुटा लेते थे, कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते। जो ताकतवर होते वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी जमीन बटाई पर दे देते थे। यानी जो ताकतवर होते वो अपनी खेती खुद नहीं करते, दूसरों को अपनी खेती बटाई पर दे देते थे, और जो उपज होती तो उनमें दोनों का हिस्सा होता था। अब यहाँ पर एक शब्द प्रयोग हुआ है और ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। यदि आपने प्रैक्टिस वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि बेवड़ जो है मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। प्रश्न ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि जो मध्य प्रदेश है उसमें घुमंतू खेती के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, तो वह है बेवड़। ये आपको याद रखना है। तो सभी प्रश्न इसी से बनते हैं, इसीलिए तो मैं एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ।
आगे लिखा है, ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। तो जो ब्रिटिश अफसर थे वो ऐसा मानते थे कि जो गोंड और संथाल हैं, जो एक जगह ठहर कर खेती करते हैं, ये शिकारी, संग्राहक और घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य हैं, और जो जंगल में रहने वाले हैं वे जंगली और बर्बर हैं। तो अंग्रेजों को लगता था कि जो जंगल में रहते हैं उन्हें भी स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। अब लिखा है, औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। तो इसके बारे में बताया गया है, ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। आओ देखें कि ये बदलाव क्या थे। तो आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ, जो लोग अपने आप को मुखिया समझ लिया था जिन्होंने, उनका क्या हुआ। तो इसके बारे में लिखा है, अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान था। उनके पास औरों से ज्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के लिए स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफी बदल गए। उन्हें कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिला रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छिन गईं और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। क्योंकि पहले ये जो आदिवासी मुखिया थे, इनके नियम ये खुद बनाते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, इन्हें कई गांवों की जमीन पर मालिकाना हक मिल गया, लेकिन जो शासकीय शक्तियां थी वो इनसे छीन ली गई। अब इन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानना पड़ता था। आगे लिखा है, उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गई। आगे लिखा है, घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ। तो काश्तकार जो थे उनका क्या हुआ, इसके बारे में लिखा है। ऐसे समूहों से अंग्रेजों को काफी परेशानी होती, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहें और खेती करें। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी, दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। जैसा कि आप देख चुके हैं अध्याय 2 में, पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। तो किसानों ने यही किया, जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया गया और यह भी तय कर दिया गया कि किसे कितना लगान देना है। आगे लिखा है, झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहां पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहां हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी। ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। यहाँ आप लोग इस चित्र को देख सकते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है, गुजरात के एक जंगल में खेती करती भील औरतें। घुमंतू खेती गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पेड़ों को काट दिया जाता है और खेती के लिए जमीन साफ कर दी गई है।
यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ इस चित्र को आप लोग देख लीजिए, इस चित्र को, और यहाँ लिखा है आंध्र प्रदेश में धान के खेत में काम करते आदिवासी, समतल मैदानों और जंगलों में धान की खेती के बीच फर्क को देखें। अब लिखा है वन कानून और उनके प्रभाव, यानी वन कानून जब बनाया गया तो उसके प्रभाव क्या हुए, इसके बारे में लिखा है। जैसा कि आपने देखा कि आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की जरूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाजत नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे? इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया कि जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया और कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया। तो ऐसे जंगलों में लोगों को जाने की इजाजत नहीं थी। अब जो झूम खेती करते थे वो कैसे जिंदा रह सकते थे? तो इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, काम और रोजगार की तलाश में दूसरे स्थान पर वो चले गए। आगे लिखा है जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। क्या समस्या थी? यह कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। अब स्लीपर्स क्या है? तो लकड़ी के क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती हैं। तो अब ये समस्या पैदा हो गई कि स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूर कहाँ से आएंगे। आगे लिखा है औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहां खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। यानी कि जो औपनिवेशिक अधिकारी थे वो अपना लाभ देख रहे थे। उन्होंने क्या किया कि जो झूम खेती करते हैं काश्तकार, उन्हें जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दे दिए जाएंगे और उसके बदले में उन्हें क्या करना होगा, वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी। तो इस तरीके से उन्होंने सस्ते श्रम की आपूर्ति की और इस आपूर्ति के लिए उन्होंने वन गांव बसा दिए। आगे लिखा है बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी। कई बार उन्हें खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। अब लिखा है व्यापार की समस्या, यानी व्यापार में क्या समस्या आई उसके बारे में बताया गया है। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजाति समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोषों के लिए 3-4 रुपए मिलते थे।
इसके बाद इन कृषि कोषों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता। यानी कि जो कृषि कोष इन लोगों के होते संथाल के, तो इन्हें 3-4 रुपए ही दिए जाते और इन कृषि कोषों को बर्धमान या गया भेज दिया जाता और वहां पर उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। आगे लिखा है, निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। यहाँ इस चित्र को आप देख सकते हैं और यहाँ लिखा है गोदारा औरतें बुनाई करती हुई, और यहाँ इस चित्र को आप देख सकते हैं चटाई बुनती एक हाजांग औरत। औरतों के लिए घरेलू काम सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं था, वे खेतों और कारखानों में भी अपने बच्चों को साथ लेकर जाती थीं। अब यहाँ पर लिखा है काम की तलाश। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते, बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। तो ये ठेकेदार जो थे, इन लोगों को मजदूर के रूप में ले जाते, इन्हें बहुत कम वेतन देते और उन्हें घर भी वापस नहीं लौटने देते थे। यहाँ आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं इन लोगों को, और यहाँ लिखा है बिहार के कोयला खनिक। 1948 1920 के दशक में बिहार की झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे। अंधेरी और दमघोटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ता था, बल्कि यह खतरनाक था। वह अक्सर सचमुच जान ले लेता था। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज्यादा मजदूर मारे जाते थे। आगे लिखा है नजदीक से देखने पर। 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजाति समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के विरुद्ध कई बार बगावत की। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, वह भी इसी तरह का विद्रोह था। तो शुरुआत में बिरसा मुंडा के बारे में लिखा था, अब उनके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ था। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोहों की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह से आजाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। आगे लिखा है, बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे, जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस
पा सकता है। अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। वैष्णव कौन होते हैं? विष्णु की पूजा करने वाले वैष्णव कहलाते हैं। आगे लिखा है, अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें, डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। आगे लिखा है, 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भूनीतियां उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों को तबाह कर दें। रावणों किसे कहा गया है? दीकू और यूरोपियों को। आगे लिखा है, बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफेद झंडा बिरसा का प्रतीक था, इसे आपको याद रखना है। प्रश्न यदि पूछा जाए तो प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। आगे लिखा है, सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। जब उनकी मृत्यु हो गई बिरसा मुंडा की, तो ये आंदोलन भी ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। तो आज के लेसन में आदिवासियों के बारे में पढ़ा, किस तरह ये लोग रहते थे। कुछ घूमंतु खेती करते थे, कुछ शिकारी और संग्राहक थे, कुछ पशु पालते थे। तो इन सब के बारे में पढ़ा, बिरसा मुंडा के बारे में जाना। तो इससे प्रश्न बन जाते हैं, तो आप इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को याद रखिएगा। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है और कहीं पर भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की वीडियो भी आप लोग जरूर देखिएगा। सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। 2012 से मैंने शुरुआत की थी और जनवरी 2024 तक के जितने भी ऑफलाइन वाले पेपर हुए हैं मैंने सभी को सॉल्व करवा दिया है। इसके अलावा मैंने ऑनलाइन वाले भी कुछ पेपर करवाए हैं, तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आपको ढूंढने में परेशानी भी नहीं होगी और एक साथ आपको सभी वीडियो वहां पर मिल जाएंगे।
इसके अलावा यदि आप पेपर फर्स्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो EVS को मैं हैंड रिटन नोट्स से पढ़ा रही हूँ। नोट्स मैंने खुद ही बनाए हैं, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल है वो वीडियो आपके लिए, क्योंकि मैंने वही नोट्स में लिखा है जो पूछा जा सकता है। NCERT से मैंने नोट्स बनाए हैं। क्लास 4th और 5th की जो NCERT की बुक है उससे मैंने नोट्स बनाए हैं, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। और नोट्स आप मेरे टेलीग्राम से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।